नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। केंद्र सरकार ने देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन 4 घोषित कर दिया है। यानी अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संकट से लड़ रहे देश में अब 2 हफ्ते और 31 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। जानते हैं लॉकडाउन 4 की 10 बड़ी बातें। रेल प्लेन सेवा बंद रहेगी, मेट्रो सेवा नहीं चालू होगी, सभी धार्मिक स्थल पहले की तरह ही बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, होटल और रेस्तरां भी पहले ही की तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह अगर होता है तो सिर्फ 50 लोग जा सकेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन राज्य तय करेंगे कि कौन सा रेड है, कौन सा ऑरेंज, कौन सा ग्रीन। कंटेनमेंट जोन के लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। दुकान में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। रांची के हिंदपीढ़ी में लगातार दूसरे दिन हंगामा और बवाल हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने गए सीआरपीएफ के जवानों पर लोगों ने पथराव किया। देर रात भी लोगों ने जवानों पर पत्थरबाजी की थी। क्या हिंदपीढ़ी के लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खा ली है? क्या उन्हें अपने जान की परवाह नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि रांची के हिंदपीढ़ी में उपद्रवियों द्वारा लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार दूसरे दिन हिंदपीढ़ी में हंगामा और बवाल हुआ। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सीआरपीएफ ने सख्ती क्या बरती? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सीआरपीएफ के जवान सुबह हिंदपीढ़ी के इलाके में गए थे। इस दौरान बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को घरों में जाने के लिए कहा। इसे लेकर सीआरपीएफ ने थोड़ी सख्ती भी बरती, लेकिन लॉकडाउन का पालन करने और सीआरपीएफ के निर्देश को मानने की बजाय लोगों ने जवानों पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद डीसी और एसएसपी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। फिलहाल हिंदपीढ़ी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और हालात काबू में है। स्थिति सामान्य है। जिन लोगों ने वहाँ पे उपद्रव किया है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और पहले भी बहुत बार ये कहा गया है वहाँ पे कि जो लोग लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक निकल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कल देर रात भी उपद्रवियों ने लोगों की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ पर हमला कर दिया था। सीआरपीएफ के जवान जो हिंदपीढ़ी के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उसी पर हिंदपीढ़ी के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बाद में मौके पर पहुंचे डीसी और एसएसपी ने मामले को शांत कराया, लेकिन रात क्या बीती, हिंदपीढ़ी के लोगों का सब्र एक बार फिर टूट गया और फिर हंगामा और बवाल पर उतर गए। फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जाहिर है हिंदपीढ़ी के लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसकी वजहों को भी आप समझिए। रांची का हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट घोषित इलाका है। हिंदपीढ़ी अभी तक में 68 केस मिल चुके हैं। लॉकडाउन तोड़ने की खबरें बार बार सामने आती हैं। 14 अप्रैल को भी पुलिस टीम पर पथराव हुआ था। एहतियातन प्रशासन ने 15 एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील किया था। कर्फ्यू भी लगाया गया था और लेकिन कर्फ्यू के दौरान भी हंगामा जारी था। लापरवाही को देखते हुए सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। 29 अप्रैल को सीआरपीएफ ने कमान संभाली। तब से हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती है। हिंदपीढ़ी बवाल पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने हिंदपीढ़ी को सेना के हवाले करने की मांग की है। वहीं जेएमएम ने सीपी सिंह की मांग को हास्यास्पद बताया है। जब तक सेना के हवाले हिंदपीढ़ी को नहीं किया जाएगा, तब तक पत्थरबाज शांति दूत ठीक नहीं होंगे। यदि सेना के हवाले करने में राज्य सरकार को शर्म महसूस होती है, तो मेरी राय है कि वहां हिंदपीढ़ी में मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी और डीजीपी रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना चाहिए। कोई सिविल वार की स्थिति नहीं है कि आप सेना को बुला लीजिए। सेना आंतरिक मामलों में जितना कम यूज हो उतना ही होना चाहिए और अति वाचालता में यदि उनके जैसे सीनियर
लीडर यदि इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि खासकर एक समुदाय को आप टारगेट करके चल रहे हो। रांची के कांके में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ। जमीन विवाद में फायरिंग के बाद हुई हिंसक झड़प में कांके थाना प्रभारी विनय कुमार समेत 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पर सवार होकर कुछ लोग जमीन मापी के लिए नगड़ी चौरा गांव पहुंचे थे, लेकिन नापी के विवाद में एक पक्ष ने गांव के युवक पर गोली चला दी, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जमीन मापी करने आए लोगों पर पथराव कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया, जिससे थाना प्रभारी और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया, जिसके बाद इलाके में पुलिस फोर्स भेजी गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। तो पुलिस टीम पर हमला हुआ है रांची के कांके में, जहां जमीन विवाद सुलझाने गई थी पुलिस। हिंसक झड़प के बाद वहां पर पहुंची थी पुलिस, लेकिन पुलिस की टीम पर भी हमला किया, लोगों ने पथराव किया और देख सकते हैं वर्दी पर खून के निशान और ये गाड़ी के शीशे टूटे हुए। उसको लेके जाने के क्रम में पीछा करके की गाड़ी है स्कॉर्पियो को, हाँ जैसे गाड़ी ले जाकर उसको बैठा के भागने के क्रम में सेव करके कौन वाला गाड़ी आपको नहीं ये अपना थाना वाला गाड़ी आपको उसमें मैंने पत्थर उत्थर झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अनाज से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लोगों को अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से किया जा रहा दावा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कोरोना काल के पीड़ित प्रवासी मजदूरों के झारखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। ये नजारा सरायकेला के खरसावा प्रखंड के बड़ा बांबो मिडिल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का है। स्कूल के 12 कमरे में तकरीबन 250 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं। अनाज का कोटा इतना कम कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। 12 कमरा है, उसी में से 2-250 लोग सब उसी में एक कमरा में कितना रहता है? मोटा मोटी एक कमरा में 40-50 आदमी रहता है। एक बोरा चावल यानी कि 50 किलो चावल लाया गया था यहाँ, और आलू 1 बोरा और दाल 1.5-2 किलो जैसा लाया गया था। उसमें से 2 दिन चला सब, और कल तो कुछ नहीं खाया था। सरायकेला के गोंडमारा स्कूल में भी करीब 200 मजदूर रह रहे हैं। अब 50 और प्रवासियों के आने के बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। परदेश से अपने घर पहुंचे इन मजदूरों की पीड़ा अंतहीन है। हालात से प्रशासन अनजान भी नहीं, लेकिन सुविधा पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। कम से कम 200 से ऊपर है। एक कमरा में कितना लोग रहता है? एक कमरा में 25-30 ऐसे है। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं उनको हम लोग मूलभूत सुविधा जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे रुके हुए हैं, विद्युत, पानी, शौचालय के साथ साथ राशन मुहैया हम लोग करवा रहे हैं। बात सरायकेला की ही नहीं, दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा हाई स्कूल और उसके आसपास के क्वारंटीन सेंटर पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं के बराबर है। लोग किसी तरह अपने गांव से ही खाना मंगवा रहे हैं। पानी का सुविधा दिया, नहाना धोने का, और पंखा है, बस इतने। और खाना वाना सब घर से आता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आता है साफ सुथरा घर से आता है। जाहिर है प्रवासी मजदूरों की व्यथा खत्म होने वाली नहीं, लेकिन सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं, मजदूरों तक मदद पहुंचाने की बात जो की जाती है, उस पर नजरें इनायत कर लीजिए, समझ आ जाएगा आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश के साथ सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के 16 जिलों में कोरोना फैल चुका है। लोहरदगा में कोरोना का पहला मरीज मिला। कोरोना पॉजिटिव युवक सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 12 मई को कोलकाता से लौटने के बाद वो क्वारंटीन सेंटर में रह रहा था। क्वारंटीन सेंटर में उसके साथ 61 लोग भी रह रहे थे। ऐसे में बाकी 61 लोगों की सैंपल की दोबारा जांच कराई जा सकती है। उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने जिले वालों से घबराने नहीं बल्कि सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। लोहरदगा जिले में आज एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उक्त व्यक्ति कोलकाता से ट्रेवल करके लोहरदगा आए थे, जहां स्क्रीनिंग के उपरांत उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था।
वर्तमान में वे एसिम्टोमेटिक हैं। उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। जिलावासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, परंतु सतर्क रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। और यह हादसे से बोकारो के चास में मातम पसरा है। हादसे में गोपालपुर पंचायत के 5, खीराबेड़ा के 5 और बाबूडी के 1 मजदूर की मौत हो गई। कोई बहन की शादी का सपना संजोए घर लौट रहा था तो किसी के लौटने से घर की माली हालत सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन फरीदाबाद से लौटने के दौरान ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही सपने बिखर गए और घर में चीख पुकार मच गई। विधायक, सांसद आए, सांत्वना दी और फिर चलते बने। जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची और पीड़ित परिवार को 20-20 हजार के चेक और खाने पीने के सामान दिए, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ गया है उनके घर मातमी सन्नाटा पसरा है। विधायक जी आए, भीड़ भड़क कर देख के खाली सांत्वना दिया कि बोला कुछ करेंगे, बस इतना ही करके वो चल गया बस। और सांसद आया, वो भी आए, वो इसी तरह बोले कि कुछ करेंगे, हम लोग आगे तक बात करेंगे बस। और जहाँ तक होगा जितनी सहायता हो सकेगी हम लोग करेंगे। सर 111 की सूचना जिला प्रशासन के पास है, लेकिन एक और की मौत की बात नहीं, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूचना अभी हम लोगों को विधिवत नहीं मिली है। और इन सब के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। आज 3 श्रमिक ट्रेनें झारखंड पहुंची हैं। नागपुर से 1200 मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पर पहुंची। हटिया स्टेशन पर मजदूरों के नाश्ते का इंतजाम किया गया था। बाद में स्क्रीनिंग के बाद सभी को बसों के जरिए अपने अपने गृह जिले में भेजा गया। हालांकि इस ट्रेन में बिहार के खगड़िया के 26 मजदूर बिना सूचना के सफर कर हटिया स्टेशन पर लौटे, जिन्हें क्वारंटीन के बाद बिहार भेजने का फैसला लिया गया। वहीं रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन पर पंजाब के जालंधर से 1260 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक ट्रेन आई, जबकि महाराष्ट्र के रायगढ़ और पनवेल से 1600 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पर पहुंची। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त। स्वास्थ्य, शिक्षा और मजदूरों के लिए ऐलान किया है। मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन। नई गाइडलाइन से कॉरपोरेट कंपनियों और एमएसएमई को राहत। दिवालिया प्रक्रिया 1 साल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसके तहत डिफॉल्टर की नई परिभाषा तय की गई है। अब तकनीकी गलती के चलते आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, ये एक बड़ा फैसला। वहीं इंडियन बैंक्रप्सी कोड में भी सुधार किया गया है, आईबीसी में भी सुधार किया गया है। इसके अलावा इन्फेक्शन की जांच के लिए जिले और ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। जबकि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 12वीं तक के छात्रों के लिए 1 क्लास 1 चैनल, 1 नेशन 1 क्लास चैनल की शुरुआत करने का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों को जोड़ने की सरकार की ये बड़ी योजना मानी जा सकती है। सिमडेगा में मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। जलडेगा के बिड़चुआ जंगल में पुलिस और पीएलएफआई दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। पीएलएफआई दस्ते का नेतृत्व सब जोनल कमांडर सचित सिंह कर रहा था। मुठभेड़ में हार्डकोर नक्सली पंडित मारा गया, जबकि नक्सली प्रवीण कंडुलाना घायल हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। पुलिस ने दावा किया कि सब जोनल कमांडर सचित सिंह को भी गोली लगी है, लेकिन वो जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है, इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ के बाद मौके से एक AK-47 और एक राइफल बरामद किया गया है। करके हम लोगों ने जूनागढ़ के बिंदुचुआ जंगल में हम लोगों का एक मुठभेड़ हुआ है पीएलएफआई नक्सलियों के साथ। इसमें एक उग्रवादी मारा गया है, एक को गोली लगी है और 5 उग्रवादी पकड़े गए हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। इसमें हथियार बरामद हुआ है, इसमें AK-47 एक बरामद हुआ है, 4 315 राइफल है, एक कट्टा है, ढेर सारा एमुनेशन है, पिट्ठू है। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा हुआ है। काम के दौरान 2 ठेका कर्मी झुलस गए, जहां पहले उन्हें तत्काल प्लांट के अस्पताल में लाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट के अंदर कार्य कर रही फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के 2 ठेका कर्मी ऑटोमोबाइल क्रेन की डीजल टैंक का रिपेयरिंग कर रहे थे। इसी दौरान टैंक का ढक्कन खुलने के कारण अचानक वेल्डिंग से निकला स्पार्क गैस से संपर्क में आ गया, जिससे दोनों कर्मी झुलस गए। स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारी 2 कर्मचारी हैं,
और ऑटोमोबाइल क्रेन का डीजल टैंक का काम होना था, जबकि यह नियम है कि धूप या ज़्यादा गर्मी होने पर वो टैंक में गैस बनता है बहुत ज़्यादा और उसे फ्लैशिंग होने का डर रहता है। इन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी इन लोगों का कहना था कि भाई फर्स्ट हाफ में सुबह में होना चाहिए काम या शाम को होना चाहिए, लेकिन दबाव प्रभावी का बहुत ज़्यादा वहाँ रहता है, मैन पावर कम है, काम की अधिकता के कारण अधिकारियों का बहुत दबाव रहता है, जिसके कारण से 12:30 बजे की यह घटना है। धनबाद में बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंतरकलह के कारण पार्टी के प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव में मिली करारी पराजय के बावजूद अभी तक इसके नेता समझ नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय से चल रहा पार्टी के अंदर का अंतर्द्वंद थमा नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर पार्टी के दो बड़े नेताओं को एक दूसरे की आलोचना करते हुए भी देखा है और अब एक विधायक और जिलाध्यक्ष के बीच की तनातनी चल रही है। दोपहर में योजना बनी और एक सुझाव दिया गया कि कल 1-2 जगह उद्घाटन हो जाए। रात को 8 बजे मैथन के उद्घाटन की सूचना मुझे प्राप्त हुई। थोड़ी देर बाद गोविंदपुर के कार्यक्रम की भी सूचना मुझे प्राप्त हुई। जो उस व्यवस्था में लगे हुए थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय सांसद, माननीय विधायक जी को भी सूचना दे देंगे, अभी दे देंगे। थोड़ी देर बाद हमने जब वेरिफिकेशन किया तो माननीय सांसद महोदय को सूचना हो गई, लेकिन माननीय विधायक जी को सूचना नहीं प्राप्त हुई। अब जिलाध्यक्ष ने क्यों किया ये जिलाध्यक्ष ही बता सकते हैं, और जिलाध्यक्ष के कार्य प्रणाली के बारे में पूरे जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं को मालूम है, पूरे आम नागरिकों को मालूम है। आपस में सामंजस्य करके, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी उपेक्षा हो। क्यों उपेक्षा होगा? अभी नए जीते हैं और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य या चुनौती भरा सीट था। उस सीट से जीतने का काम किया है, अच्छे वोट से जीतने का काम किए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि चुनाव के समय, चुनाव के पूर्व कोई शिकायत संगठन से नहीं था। अब चुनाव के बाद संगठन से इतना जल्दी शिकायत क्या हो जाए? साहिबगंज में कोरोना बंदी के बीच वन विभाग ने अब वनों में बिखरे कई तरह के औषधीय पौधे और पेड़ों को पहचान करने की योजना बनाई है। वन समितियों को मजबूत करने के मकसद से विभाग ने पहल तेज करने की योजना बनाई है। वन विभाग कोरोना बंदी में आदिम जनजातियों की आर्थिक समृद्धि के लिए ये पहल कर रही है। साधनों का औषधीय जो हमारा यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे है कि बहुत सारे ऐसे औषधीय प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, जिसका कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक इंडस्ट्री के रूप दिया जा सकता है। तीसरा यहाँ पे है कि हम इको जो हम कहें तो जियो टूरिज़्म को एक बड़ा मतलब कि यहाँ के ऐसे लगभग 14 से 15 तो अभी तक चिन्हित किया गया है, जो कि हमारा एक जलजकली का है, मतलब वो वैज्ञानिक रूप से। और फिर हम आगे ये भी सोच रहे हैं कि मेडिसिन प्लांट्स होते हैं, जैसे एलोवेरा, हम देखेंगे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आगे हमारी स्कीम है कि हम फार्मर्स को इंकरेज किया जाए, इस तरह के जो उनके जो ऑफ सीजन होते हैं उसके अंदर वो जो मेडिसिन प्लांट लगाएगा, फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा लगाएगा, है ना, तो एलोवेरा डिमांड बहुत ज़्यादा है एमएनसीज कंपनी में। तो अगर हम लोग एलोवेरा को सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को, वो एलोवेरा प्लांट लगाएगा, हम उसको लिंक कर देंगे एमएनसी से। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग मानव संसाधन को लेकर जूझ रहा है। अब डॉक्टरों पर शादी कराने की भी जिम्मेवारी आ गई है। दरअसल जिनकी शादी है उन्हें अनुमति मिल रही है, लेकिन वहां डॉक्टर का रहना जरूरी है, क्योंकि वो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। सर बहुत शौक था कि अच्छा धूमधाम से होगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ढंग से नहीं हो पाया। हम लोग की देखते हुए भर में कि भाई बीमारी सबके लिए है। महामारी में डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए जहाँ भी शादी, एक तो शादी के लिए डीसी साहब सब जगह नहीं, लिमिटेड शादी हो रहा है, बहुत ज़रूरी ही, तो वहाँ पर हम लोग जाकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं, सैनिटाइजर है कि नहीं, सब लोग मास्क पहनकर शादी में शामिल होते हैं कि नहीं, लिमिटेड आदमी, जैसे 4 वधू पक्ष और 4 वर पक्ष, लिमिटेड आदमी रहे।
गुमला के 3 युवाओं ने मिलकर कोरोना से जंग के लिए 3 यंत्र को तैयार किया है, जिससे आम आदमी का जीवन वायरस से सुरक्षित रह सके। युवाओं ने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को सैनिटाइज करने के लिए एक बॉक्स बनाया है, वहीं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए छाता बनाया है, जबकि साबुन बनाया है जो पूरी तरह से हर्बल है और इससे हाथों को धोकर सैनिटाइज किया जा सकता है। ये देखिए ठीक 35 सेकंड में बंद हो जाएगा सर। सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो को लगातार निवेशक मिल रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के निवेशकों को कंपनी में निवेश करने के प्रति आकर्षित किया है। अब अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक रिलायंस जियो में 6,598 करोड़ रुपए निवेश करेगी। रिलायंस ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में ग्लोबल निवेशकों के निवेश से भारत में एक डिजिटल सोसाइटी बनेगी। इस संबंध में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो जनरल अटलांटिक का स्वागत करते हैं। जनरल अटलांटिक ने भारत के लिए एक डिजिटल सोसाइटी के अपने विचार भी साझा किए और 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों के जीवन को समृद्ध बनाने में डिजिटलीकरण में विश्वास जताया। पिछले 4 हफ्ते में कंपनी में चौथा बड़ा निवेश है। इस निवेश के बाद जनरल अटलांटिक की जियो में हिस्सेदारी 1.34% होगी। इस निवेश के साथ ही पिछले 1 महीने में जियो ने कुल 67,194 करोड़ का निवेश जुटाया है। इससे पहले 22 अप्रैल को फेसबुक ने जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था, तो उसके ठीक बाद अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए निवेश किया था। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स भी जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।